हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। हमारी एग्रीकल्चर दुनिया में आज आप सभी के लिए ये क्वेश्चन है, जिससे शॉर्ट क्वेश्चन है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मटर की दो किस्म के नेम लिखे, यानी नाम लिखे। तो मटर की दो किस्म, तो मटर की तो रचना है, अपर्णा है, मालवीय मटर है, पूषा प्रभात है। रचना अपर्णा दो फ्रेंड थी। रचना का घर कहाँ? मालवीय में था और अपर्णा का पूषा में था, यानी पूषा प्रभात। ठीक है। अब मक्के में खरपतवार नियंत्रण को लिखे। मक्के में खरपतवार का नियंत्रण। बुआई के दूसरे दिन में जमीन की सतह पर समान रूप से खरपतवार दवा एस्ट्राजीन 50% सक्रिय तथा 600 से 700 पानी लीटर में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इस खरपतवारनाशी का छिड़काव बुआई के 25 से 30 दिनों के बाद भी रबी मक्के में किया जा सकता है। जिस खेत में तृणनाशक दवा का छिड़काव नहीं किया गया, उस खेत में मक्का के कतारों के बीच खुरपी से निकोनी। देखिए, दवा से जो छिड़काव किए जाते हैं वो रासायनिक विधि से किया जाता है, और जब हमारे दवा का यूज़ नहीं करते हैं तो खुरपी से। तो हम आपको पहले ही बताए थे ना, जो इसको करेंगे कैसे। तो ये खरपतवार प्रबंधन तो ऐसे यांत्रिक और फिर यहाँ पे रासायनिक यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर 1 दे के यांत्रिक, तो यांत्रिक में लिख देंगे जो बुआई के वही 20 से 25 दिन के बाद हम खुरपी के द्वारा निकाई करेंगे। या रासायनिक में लिख देंगे खरपतवार एस्ट्राजीन का 50 EC का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। वैसे अगर लिख देते हैं तो अच्छा भी लगता है देखने में, और वो ज़्यादा स्पेस भी लेता है ना। हम 25 से 30। तो हमारे मटर की हो गई रचना, अपर्णा। मक्के में खरपतवार नियंत्रण, तो वो तो हम बता ही रहे, एक्स्ट्राजीन से रासायनिक का, और ये खुरपी से किसका? यांत्रिक विधि का। अब है दो नगदी फसलें। तो नगदी क्रॉप पता है ना, जिसको हम खेत से ही आसानी से बेच पाते हैं। फसलों को इसलिए उगाया जाता है कि इसे बेचकर किसान अन्य आवश्यकता की पूर्ति के लिए तुरंत धन कमा सके। जैसे कि आलू को हम खेत में से उखाड़ते हैं, यानी कि खुदाई करते हैं और बेच देते हैं। गन्ना की तुराई करते बेच देते हैं, कपास की भी तुराई। तंबाकू का भी ऐसा ही होता है, और मिर्च का भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो दो नगदी के तो यहाँ पे क्रॉप का तो आलू हो गया, गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, मिर्च हो गया। अब है अंतर्वर्ती खेती के उदाहरण दे। अंतर्वर्ती खेती और अंतर्वर्ती फसलें में ना, मतलब दोनों अलग अलग है। फसलें में होता है कि जब हमारी बाढ़ के कारण या किसी वजह से अगर खेत खाली रह जाती है ना, तो जल्दी तैयार होने वाले फसलों को बो दिया जाता है। और खेती में क्या है वो हम पढ़ लेंगे। खेती में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में पंक्ति विधि से लगाने की शेष क्रिया को अंतर्वर्ती खेती कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक फसलों को एक ही खेत में पंक्ति विधि से लगाने की शेष क्रिया को अंतर्वर्ती खेती कहते हैं। तो अंतर्वर्ती खेती उसको हम कह देंगे। तो अंतर्वर्ती खेती के उदाहरण होते हैं तो मक्का मूंग, फिर मक्का उड़द, फिर अरहर मूंगफली, मक्का और आलू, गन्ना आलू, मक्का आलू, गन्ना भिंडी इत्यादि। तो अंतर्वर्ती खेती फसलें के ये उदाहरण हो गए, ठीक है। अंतर्वर्ती मक्का आलू, गन्ना आलू, मक्का भिंडी, ऐसे। फिर है मिश्रित खेती तो हम पढ़ चुके थे ना, कि दो या दो से अधिक फसल के जो बीज होते हैं उसको एक साथ बीज को मिक्स करके खेतों में छिड़कावा विधि से सिंचाई की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि सुखाड़ हो या बाढ़ हो, हमें कुछ न कुछ प्राप्त हो ही जाए। तो होते हैं, तो इसके उदाहरण क्या है? ज्वार अरहर, मक्का अरहर,
चना तीसी, जौ चना इत्यादि। जौ चना, चना तीसी, मक्का अरहर, ज्वार अरहर। आप देख रहे हो कि 3 चैप्टर से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। अंतर्वर्ती 3 का ही है, मिश्रित खेती भी 3 का ही है, और पता है 3 से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने ना 3 चैप्टर पढ़ाई है आपको, आप वीडियो भी डाला हुआ है, तो अगर आप देख लेते हो तो मतलब प्रॉफिट हुई होगी, लॉस तो होने वाली है नहीं, और ज़्यादा टाइम की भी नहीं होगी, वही 20 से 25 मिनट की होगी या उससे कम की, इतना ही किया है। और अच्छा रहेगा ना, तो आगे भी पढ़ना रहता है। ठीक है, अब है सिंचाई की 2 विधि। अब सिंचाई की 2 विधि तो पता है ना, अभी फेमस कौन सा है? ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में हमारा 90% वाटर का यूज़ हो जाता है, जिसमें महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा ड्रिप इरिगेशन करता है। स्प्रिंकल में वर्षा की तरह होती है, चेक बेसिन में फलदार, और हमारे गेहूं जो होते हैं ना उसमें बौछार सिंचाई की जाती है, पर उसमें पानी की बर्बादी होती है, यानी वेस्ट होता है पानी। पर ड्रिप इरिगेशन से हमारा नहीं होता है। यहाँ पे है ना जल प्लावन विधि, चेक बेसिन विधि, बॉर्डर विधि, और फिर है बेसिन विधि, फिर कुंड विधि। कुंड विधि का यूज़ किस में किया जाता है पता है? कुंड विधि का यूज़ गन्ने में किया जाता है। स्प्रिंकल ये वर्षा की तरह फुहारे करते हैं, ठीक है। और ड्रिप इरिगेशन तो सबसे अच्छा होता है, और ये इज़राइल से लाया गया है, ठीक है। अब है लवणीय मृदा किसे कहते हैं? तो लवणीय मृदा क्या है यहाँ पे बताने हैं। लवणीय मृदा क्या होते हैं? तो यहाँ पे कहा गया कि जिस मृदा का पीएच मान 8.5 से अधिक हो, यानी जिस मृदा का पीएच मान 8.5 से अधिक हो, फिर मृदा संतृप्त निष्कर्ष की वीक्षा 25 से 4D सीमी -1 से कम होता हो, विनिमय सोडियम प्रतिशत 15 से अधिक होता है, यानी इसके 3 गुण होते होंगे, यानी पीएच मात्र कितनी 8.5 से अधिक होते हुए, फिर मृदा संतृप्त निष्कर्ष की वीक्षा वही 4D-1 होनी चाहिए, और विनिमय सोडियम प्रतिशत 15 से अधिक होनी चाहिए। तो वैसी मृदा जिसमें ये तीनों क्वालिटी होते हैं उसको हम क्या कह देंगे? क्षारीय मृदा। क्षारीय मृदा। ओ सॉरी, ये तो लवणीय पूछ रखा था, तो ये होगा जो मृदा के पीएच मान, तो लवणीय मृदा वो जो हम पढ़ रखे थे ना वो क्षारीय मृदा का था, ये है लवणीय मृदा। मृदा का पीएच मान 8.5 से कम होता है। देखो क्षारीय में क्या होता है? 8.5 से अधिक होता है। मृदा संतृप्त निष्कर्षण की वीक्षा 4.0 सेंटीमीटर होता है। विनिमय सोडियम प्रतिशत 15 से कम होता है, और क्षारीय में क्या था? 15 से अधिक था, है ना। यानी ऐसे जिसमें ये तीनों क्वालिटी होती हो वो लवणीय मृदा। देखो यहाँ पे है मतलब 8.5 से कम, पर क्षारीय में होगा 8.5 से अधिक, ठीक है। फिर यहाँ पे 15 से कम बोल रहा है, यानी सोडियम विनिमय सोडियम प्रतिशत, और 15 से अधिक होगा तो वो क्षारीय की क्वालिटी हो जाएगी। तो हमारा ये तो हो। अब अगला क्वेश्चन है, जो दियारा क्षेत्र किसे कहते हैं, यानी दियारा लैंड किसे कहते हैं? तो दियारा क्षेत्र है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में नदी, यहाँ खासकर गंगा नदी में वर्ष पानी बहाव के बाद कुछ क्षेत्र में खास प्रभाव छोड़ जाती है, जिसे दियारा क्षेत्र कहते हैं। दियारा का अर्थ होता है लैंड, लेकिन कुछ संकीर्ण क्षेत्र जो जुड़ा होता है उसे दियारा क्षेत्र भी कहते हैं। कहीं कहीं इसे मेघा या चौड़ भी कहते हैं। दियारा क्षेत्र नीची जमीन है जिससे नदियां द्वारा वर्ष भर एक या एक से अधिक बार पानी में डुबा देती है। दियारा क्षेत्र में बालू के ऊपर क्ले एवं सिल्ट की पतली स्तर जमा होता है। यानी दियारा क्षेत्र उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां
बाढ़ के कारण हमारा जो क्षेत्र होता है ना, वो हमारे जो क्षेत्र होते हैं वो क्या करते हैं, बाढ़ जो होते हैं वो हमारे क्षेत्र को डुबाए रहते हैं। उसके बाद जब पानी उनमें से सूखता है ना, तो उसके ऊपर हमारे ज़मीन के ऊपर सिल्ट यानी कि मिट्टी होती है ना, वो उर्वराव मृदा जो होती है वो छोड़ देती है, तो उसे हम दियारा क्षेत्र कह देते हैं। और कहीं कहीं पे इसे मेघा या चौड़ भी कहा जाता है। ठीक है, बाढ़ के द्वारा जो क्षेत्र छोड़ा जाता है वो बहुत उपजाऊ होती है, और अब हमारे बिहार में ऐसी क्षेत्र मतलब पाई जाती है। अब है हरी खाद। हरी खाद वाले दो फसलों के नाम लिखे। तो हरी खाद तो हमें पता है ना कि हरी खाद वैसे खाद को मतलब हरी खाद में क्या किया जाता है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए, तब मृदा की उर्वरता क्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ फसलों को कुछ दिनों तक उगा के फिर मिट्टी में दबा दिया जाता है। दलहनी, और इसमें ज़्यादातर दलहनी फसलें ही होते हैं, जिसमें सबसे ढैंचा ना इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है किसके में, हरी खाद में। फिर शनई, मूंग, उड़द, लोबिया। तो हमें तो दो ही पूछे थे ना कि सनई, ढांचा, मूंग, उड़द, लोबिया, पर हमने तो बहुत पढ़ ली, क्योंकि लास्ट मौके पे कौन याद रहे। अब है जीवाणु खाद के नाम लिखे। तो जीवाणु खाद तो वो होते हैं जो जीवाणु द्वारा मतलब वही बनते हैं, तो इसमें हम दो को बताते हैं। अब इसमें राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पोरिलियम, एजोला। एजोला का यूज़ हम किस में करते हैं, धान में करते हैं। फिर एजोस्पोरिलियम है, फिर एजोबैक्टर है, राइजोबियम। आपको याद होगा हम बीज के उपचार में इसका यूज़ किया करते थे, यानी कि सीड ट्रीटमेंट में हम इस सब का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सब जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो अच्छे होते हैं, ये वायुमंडल से नाइट्रोजन का हमारे लिए स्थिरीकरण करते हैं। अब है जोत के आधार पर किसान का वर्गीकरण करें। जोत के आधार पर यानी हमारे बिहार में जुताई के आधार पर किसान का वर्गीकरण। तो सबसे पहले आते हैं किसान वर्ग। ठीक है, किसान वर्ग, हाँ ये तो आ गया। अब है सीमांत। वैसे किसान सीमांत आ गए। ठीक है, उसके सीमांत से छोटे कौन होते हैं, लघु होते हैं। फिर आते हैं अर्ध मध्यम, फिर आते हैं मध्यम, फिर बृहत। बृहत जो सबसे बड़े होते हैं, जिसके पास बहुत जमीन होता है। फिर मध्यम मध्य हो जाते हैं। ठीक है, फिर अर्ध मध्यम उससे कम होते हैं, लघु उससे कम होता है, और सीमांत लघु से भी छोटे होते हैं। ठीक है, यानी सीमांत किसान लघु किसान से छोटा होता है। तो हमने हरी खाद तो पढ़ ली, दो जीवाणु के नाम भी पढ़ लिए, जोत के आधार पर किसान। अवस्थितोष्ण कटिबंधीय जलवायु के दो फलों का नाम। शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के दो फलों के नाम। तो हमें तो दो ही फल कहे गए थे, पर हमारे पास तो बहुत सारे फल है ना। इसमें है सबसे पहले सेब, अखरोट, बादाम, चेरी, नाशपाती, आलूचा, खुबानी, है ना। अखरोट मतलब हमारा शीतोष्ण का ही है, सेब का, बादाम का, चेरी का, नाशपाती का, आलूचा। आलूचा क्या होता है वो नहीं पता, खुबानी नहीं पता, बट नहीं देखे। फिर हमारा स्ट्रॉबेरी और आड़ू, ये भी हमारे शीतोष्ण फसल के क्रॉप मतलब फल है। तो हो गया द्विवर्षीय। अब है प्याज के दो किस्मों के नाम लिखे। तो पूषा रेड और पूषनासिका, ये जो होते हैं ना वो प्याज के मुख्य किस्म होते हैं, प्याज के किस्म होते हैं। तो पूषा रेड और नासिक रेड ये हमारे प्याज के दो किस्म होते हैं। अब है बैगन की दो बीमारी का नाम लिखना।
तो हमारी बैगन की जो वेजिटेबल की क्रॉप जो होती है ना, उसमें लगती है आर्द्रता गलन और पत्ती मूलसा। आर्द्रता गलन में क्या होता है कि हमारे जो प्लांट होते हैं ना, वो नर्सरी की अवस्था में ही गलने लगते हैं, ठीक है। और पत्ता मूलसा, तो इसमें या तो पत्ते झुलस जाते होंगे, नहीं तो किसी कारण से पत्ते, मतलब पत्ते से रिलेटेड ही ये बीमारी है, बैगन की है, ठीक है। कौन सा है? आर्द्रता गलन और पत्ती मूलसा। अब है गुलदावदी के दो किस्म के नाम लिखे। गुलदावदी के दो किस्म के गुलदावदी के दो किस्म के नाम लिखना है। तो यहाँ पे मैंने 12th क्वेश्चन छोड़ दिया। 12th में द्विवर्षीय सब्जी के दो उदाहरण, द्विवर्षीय सब्जी के उदाहरण, ठीक है। तो इसमें है ब्रुसेल्स साप्रोट, पत्ता गोभी। पत्ता गोभी तो इस महीने में खाते हैं ना, चाउमीन में खाते हैं, फिर बर्गर में खाते हैं, मैगी में खाते हैं, वही वाले। फूल गोभी, फूल गोभी भी तो खाते हैं ना। केला, और फिर सपोर्टिंग ब्रोकली। ब्रोकली ये मतलब फूल गोभी का ही भाई ही होता है एक तरह से। तो फूल गोभी में वो उसका फूल जो होता है वो वाइट होता है, ब्रोकली में हरा ग्रीन कलर का होता है। प्याज, फिर लीक, गाजर, चुकंदर, चिनोपोडिएसी फैमिली से आते हैं। ये चुकंदर, गाजर कैरोटीन के कारण हमारा होता है। मूली, मूली पता है तीखा क्यों होता है? आइसोसाइनाइड के कारण। सलजम, सलजम का सलाद खाते हैं। स्पिनाच, ठीक है। इतने पढ़ लिए, फूल गोभी, केला, ब्रोकली, शलजम, प्याज, लीक, गाजर, चुकंदर, मूली, सारे तो पढ़ ही लिए, ठीक है। तो हमने प्याज वाले तो पढ़ चुके थे ना। प्याज की दो किस्म थी, पूषा रेड और नासिका रेड। बैगन की दो बीमारी भी हम पढ़ चुके थे, आर्द्रता गलन और पत्ती मूलसा। अब है गुलदावदी की दो किस्म का नाम लिखना। हिमानी, ये हमारी गुलदावदी क्राइसैंथेमम है ना। तो गुलदावदी के जो होते हैं ना प्लांट, उसको दो भाग में, यानी उसकी वैरायटी को दो भाग में डिवाइड किया। पहला होता है पुष्पडंठल हेतु और दूसरा है माला बनाने। पुष्पडंठल तो बड़े होते हैं जिसे हम गुलदस्ता में यूज करते हैं, और माले बनाने वाले का तो हम माले में ही यूज करेंगे, है ना। इसमें आता है विरवल, सहनी, हिमानी, नीलिमा, शरद प्रभा, जुवानी, नानको, कुंदन, सुजात, शरद शोभा, शांति, हिमानी। देखिए, हिमानी हमारे डंठल में भी आते हैं और माले बनाने में भी आते हैं। सुशील, अर्चना, अर्चना हमने पढ़ा था ना, मटर की प्रभेद थी जिसका घर पूषा प्रभात में था। कस्तूरी, हाँ तो ऐसे ही सुबानी, शरद प्रभा, नीलिमा, हिमानी, फिर विरवल, अकबर विरवल होता है ना, तो वही विरवल, और यहाँ पे सहनी हो गई। तो हो गया। अब है दो फल परीक्षकों के नाम लिखे। पता है फल परीक्षकों, मैं जो अभी बुक पढ़ रही हूँ ना, उसमें यही मतलब फल परीक्षकों के बारे में बताएगी। देखो, ये है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, दो परीक्षकों का रसायन में यूज किया जाता है। पहला है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, ठीक है। ये जो रसायन होते हैं ना, ये केमिकल, इसका यूज रंगहीन यानी जिसमें कलर नहीं होते हैं उसमें यूज किया जाता है। और दूसरा होता है सोडियम बेंजोएट, इसमें जो रंगीन होते हैं जिसमें कलर होते हैं उसके लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो फल परीक्षक तो हो गए। अब है प्रसार शिक्षण यानी शिक्षा, एक्सटेंशन। पता है एक्सटेंशन अभी डिटेल में से मुझे पढ़नी है। तो एक्सटेंशन तो भाषा, अंग्रेजी भाषा का शब्द एक्सटेंशन जो लेटिन शब्द एक्स और टेंशन। तो एक्स का मतलब होता है आउट और टेंसियो का मतलब क्या होता है? स्ट्रेचिंग। शायद दिया होगा,
नहीं नहीं, बाहर शब्द का अर्थ फैलाना, स्ट्रेसिंग मतलब फैलाना। और इससे हमारे ज्ञान, कौशल, व्यवहार, वांछित बदलाव आते हैं। और ये एक्सटेंशन जो होता है ना, वो एक इनफॉर्मल होता है। इसमें ये रूल नहीं रहते हैं कि आपको क्लास, क्योंकि एक्सटेंशन में क्या होता है कि हमारे जो किसान होते हैं ना, उसको प्रसार शिक्षा यानी कि उसको वैरायटी, फिर कैसे खेती करनी है, फिर उससे जुड़ी योजना के बारे में पैकेज प्रोग्राम, इटाबा पायलट प्रोजेक्ट, ऐसे प्रोग्राम के बारे में उन्हें बताया जाता है। ठीक है, तो उसको हम वहाँ पे विलेज एक्सटेंशन जो वर्कर होते हैं वही इसको मतलब फैलाते हैं। और पता है, और इसका एक नंबर भी होता है, मुझे याद नहीं है, पर उस कॉल पे करने पे आपको कृषि से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो आपको बता दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट ने भी कहा है। तो यहाँ पे है, इस मिगड़ के अनुसार प्रसार शिक्षा एक शिक्षा है जिसका प्रयोजन उस व्यक्ति के मनोभाव यानी एटीट्यूड के आचरण एवं कार्यशैली में बदलाव लाता है जिसके साथ कार्य किया जाता है। फिर है ओपी धामा के अनुसार प्रसार शिक्षा एक शैक्षणिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ग्रामीण को उन्नत कृषि प्रणाली के विषय में विश्वासप्रद के तरीके से बताया जाए जिसकी मदद किया जाता है शिक्षित के अनुसार निर्णय लेने में सक्षम हो। ठीक है, जैसे कि हमारे जो नरेगा है वो काम कर रहे हैं। नरेगा वो उसका काम होता है, 10th में आपने पढ़ा होगा, नरेगा जिसका काम होता है कि वो मजदूरों या उससे रिलेटेड आदमी को मतलब कुछ दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराना होता है। ठीक है, और इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट है। फिर आश्रम महात्मा गांधी ने, फिर नीलो खड़ी, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम है। एक्सटेंशन में बस प्रोग्राम ही है जो आपको याद कब स्टार्ट हुआ, ऐसे ही स्टार्ट, बस उसको याद करना रहता है। वैसे छोटी चैप्टर है ये, आगे भी पढ़ना पड़ता है। फिलहाल में मैं यही पढ़ रही हूँ, एक्सटेंशन। ठीक है, एंड हर बार की तरह इस बार भी आप सभी को बहुत थैंक यू। एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए भी मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आप राइस और ये वीट है वो इम्पोर्टेंट है, तो आप प्लीज़ राइस और वीट पढ़ लो। मटर भी, वैसे भी मैं क्रॉप में ज़्यादा नहीं दे रखी हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो कि पिछले बार बैगन पूछा था तो मैंने इस बार टमाटो किया है, तो आप टमाटो देख सकते हो। फिर फ्लावर से भी एक रहता है लॉन्ग में, क्वेश्चन 5 नंबर का रहता है, तो आप अगर रोज़ पढ़ लेते हो तो उसके बारे में आपको जानकारी भी मिल जाती है। अगर आगे आप एग्रीकल्चर से करना चाहते हो तो वो तो बहुत अच्छी बातें हैं, तो उसमें भी आपको मतलब हेल्प हो जाती है, क्योंकि रोज़ आपके 12th के बुक में भी है और हमारे बुक में भी, पर फ़र्क बस इतना है कि आप में बस 2 पेज में ही है और मेरे 17 से 18 पेज में रहता है। तो यही है सर। एंड बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। आपका बहुत मेहनत कीजिए, आप लोग बहुत मेहनत, और मेहनती तो हैं ही ना।